बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आप खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके अलावा आज का एजेंडा आपको बता दूंगा, बहुत कुछ है आज भी डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफी की स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आईसीसी को भेज चुका है, इब्तिदाई स्क्वाड, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आई। और सुबह के अखबार मैंने देखे आज, तो उनमें खबरें हैं कि कुछ तब्दीली हो सकती है, ओपनिंग साइड पर कुछ प्लेयर्स की आमद हो सकती है। वो कौन प्लेयर्स हैं उस पर हम तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। वेस्ट इंडीज़ की टीम तो नहीं कर सकी कुछ, बैटर्स तो उनके बिल्कुल नाकाम नज़र आए, लेकिन उनके बॉलर्स जाते जाते पहले टेस्ट में ऐसा रिकॉर्ड एक बना गए जो 148 साल तारीख़ में टेस्ट मैच की नहीं हुआ। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा अभी हमारे पास हैं मौज़ूआत। अज़हर अली ने बड़ी अच्छी बात की है बाबर आज़म के हवाले से। उसने उसको कह दिया कि पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा स्टार जो है, उसके साथ बाबर आज़म भी आते हैं। सब बड़ा स्टार तो शाहिद अफरीदी उनके मुताबिक, लेकिन बाबर आज़म सेकंड बिगेस्ट स्टार ऑफ द कंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। वो क्यों हैं उस पर भी बात करूँगा। उसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर का मरहला जारी है, नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन का मरहला जारी है और उसमें बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। उस पर बड़ी मुफस्सिल एक रिपोर्ट हमने बनाई है, वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपका तारुफ हो जाए। हमारे मुस्तकिल गेस्ट हैं तनवीर अहमद साहब। आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज बिल्कुल आज नई ड्रेसिंग में आए। पहले आपको सलाम पेश करता हूँ जनाब, खैरियत? नई ड्रेसिंग मतलब आपने कभी ऐसी ड्रेसिंग देखी? नहीं, मैंने देखी। ये पीला पॉकेट स्क्वायर लगा के आया ना आज। यार मैंने पीले पॉकेट स्क्वायर लगाया, आपने लाल कलर की शर्ट पहन ली, इसमें क्या है? लाल पीला ना हो कोई, फिर लाल रंग, लाल पीले मत हो जाना। प्रोग्राम के दौरान जो आप लाल पीले हो जाते हैं तो वो उससे बचने के लिए। डर लग रहा आप लाल ना कहीं हो जाए अपने लाल। मैं तो लाल हूँ भाई, लाल हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आज अभी चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिच साइड। पिच साइड में हम बात करेंगे पाकिस्तान और की जो स्क्वाड अभी तक छुपी हुई है चैम्पियंस ट्रॉफी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं की, मीडिया से शेयर नहीं की, लेकिन बहुत सारी बातें आ रही हैं। ये करने से पहले मैं एक बात बता दूं, कल प्रोग्राम के अख्ताम पे मैंने कहा था कि एक सरप्राइज़ आपके लिए होगा, तो यकीनन है सरप्राइज़। मेरे लिए तो है वो सरप्राइज़, वो आपसे प्रोग्राम में आगे चल के मैं ज़रूर आश्कार आप पे कर दूँगा और उस पर मज़ीद हम बात भी करेंगे। अभी स्क्वाड की बात हो जाए, चैम्पियंस ट्रॉफी, आज सुबह के अखबारात में तब्दीली की बात हो रही है। शान मसूद आ सकते हैं, इमाम उल हक आ सकते हैं, उसके अलावा और भी लड़के आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ साइम अयूब। देखें, मैं नहीं समझता कि शान मसूद को आना चाहिए। और जो भी आप अखबारात की बात कर रहे हैं या जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हैरत है वो किस बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं, या जो भी क्रिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं शान मसूद को कि शान मसूद को आना चाहिए। अगर शान मसूद को आना चाहिए तो उनको ये मैं बता दूं, जो सपोर्ट कर रहे हैं क्या सोच के सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है उन्होंने स्टैट्स देखे नहीं। सिर्फ 9 मैचेस खेले हुए शान मसूद, आखिरी मैच 2023 में खेले, सिर्फ 9 मैच खेले हुए और आखिरी वनडे मैच, और 18 की एवरेज है। आप किस बेस पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस बेस पे सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपर्स पे या इन जगहों पे बोला जा रहा है कि जी शान मसूद टीम में आ सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर शान मसूद की सपोर्ट से बेहतर है अगर आप इमाम उल हक की बात करें तो फिर भी कहीं ना कहीं समझ आता है। या मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद को आप सपोर्ट कर रहे हैं अगर इमाम के ऊपर। शान मसूद, अगर मुझे ये समझ आती है कि एडम गिलक्रिस्ट की तरह वो खेलता है खुला डुल्ला, मैथ्यू एडन की तरह या वार्नर की तरह, तो फिर तो मैं बोलूँ चले कोई मसला नहीं है। साइम अयूब चले गए हैं, इनके 9 मैच है, 18 की एवरेज है, हो सकता है अपनी कंडीशन में इनको फ़ायदा दे दे। लेकिन अगर आप इमाम की परफॉर्मेंस देखते हैं, 72 मैचेस में 48 की एवरेज है और 20-50 हैं और 9-100 हैं। तो फिर कैसे आप शान मसूद को सपोर्ट कर रहे हैं? आखिरी 5 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस देखें तो उसमें शान मसूद की मिली जुली परफॉर्मेंस है, जो उसने रेड बॉल खेली। देखिए टेस्ट मैच जो खेले रेड बॉल के मिला के अगर खेलें, देखिए एक सेंचुरी भी नहीं, मैं रेड बॉल की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप 140 रन उसने जो किए, अगर उसकी बेस पे आप उसको वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये तो टॉपिक होता ही नहीं है। लेकिन आपको खुद पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सब कुछ हुआ है कि कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो आईसीसी के इवेंट में हर दफ़ा आ जाते थे, बायलैटरल सीरीज़ में उनके नाम नहीं आते थे। तो ये तो सिलसिला चलता है, क्योंकि आईसीसी का इवेंट खेलना फ़ख्र महसूस करता है ना एक प्लेयर, वो तो ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है जो मेरिट पे आया हुआ है। लेकिन वो कैसे फ़ख्र महसूस करता है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं और उसको सपोर्ट करके लाया जाता है? तो मैं नहीं समझता कि जो शान की इस टाइम परफॉर्मेंस है, क्योंकि इमाम उल हक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, 4 डे क्रिकेट खेला है, 1 डे क्रिकेट खेला है, T20 खेला है, उसकी परफॉर्मेंस टीम में भी थे, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं।
आप कैसे उसको पीछे जो है वो कर सकते हैं? और अगर आप सोचते हैं शान मसूद को लाया जाए, मुझे नहीं समझ आती ये लोग क्या सोच के बातें करते हैं। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और इमामुल हक, ये 3 लड़के हैं कंटेंशन में फॉर द ओपनिंग स्लॉट। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और इमामुल हक। देखिए अब्दुल्ला शफीक की भी फॉर्म कोई इतनी अच्छी मुझे नज़र आती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो रिस्क ना लिया जाए कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दें। हो सकता है कोशिश करें आकिब जावेद के या सिलेक्शन कमेटी जो है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जाते हैं, उसके बाद देखेंगे जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा। लेकिन आप एकदम से ऐसे प्लेयर को टीम में लाने की कोशिश करते हैं कि जी वो हो जाएगा, उसको शान मसूद को लेके आ जाएं। अगर आप शान मसूद को नहीं लेके आते तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम ने आपने अभी टेस्ट क्रिकेट में ओपन की है, बाबर आजम वनडे क्रिकेट में भी कर चुका है। अगर आप बाबर से ओपन करवाते हैं, शान को नई टीम में लाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शान और बाबर में कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं है कि अगर शान को लाते हैं वो बहुत तेज़ खेलता है या बाबर को आप ऊपर लेके जाते हैं तो वो भी बहुत तेज़ खेलता है, वो एक ऑप्शन आपके पास है क्योंकि पहले भी ओपन कर चुका है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर बाबर को तीसरे ओपनर की सूरत में आप लेके जाते हैं ना, फ़खर जमान हो गया, इमाम हो गया और अब्दुल्ला शफीक नहीं, अब्दुल्ला शफीक अगर आप नहीं लेते तो बाबर आजम को ऊपर लेके जाते हैं तो आपके पास मैं समझता हूँ कि एक स्पिनर भी ऐड हो सकता है। स्पिनर भी आप ऐड कर सकते हैं कि शान उसको साजिद को आप जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन है, पाकिस्तान की पिचेस हैं, अगर वो उसको कॉन्फिडेंस तो आया हुआ है लेकिन आप खिला सकते हैं। अगर आप टीम में डालें तो फिर कहीं ना कहीं आप उसको ये अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये कूकाबूरा की बॉल होगी, वाइड बॉल होगी, वाइड बॉल से खेलने का उसको हालिया दिनों में तजर्बा तो नहीं है साजिद को, तो किस बुनियाद पर आप लाएंगे? देखिए मैं सिर्फ इस वजह से बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर आ जाएगा और कोई दूसरी बात नहीं, आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑफ स्पिनर हमें कहीं नज़र ही नहीं आते। कोई स्पिनर ही हमारे पास जो ऐसे नहीं है कि वाकई एक जेन्युइन किस्म का ऑफ स्पिनर है। उस वजह से कह रहा हूँ, बाकी अगर सिलेक्शन कमेटी नहीं लेती तो कोई ऐसे ही। और उसमें शादाब खान सुना है वो कंटेंशन में नहीं है किसी वजह से। नहीं तो शादाब तो मुझे तो नहीं लगता वो कोई इतने टॉप के परफॉर्मर थे या उन्होंने दी हुई परफॉर्मेंस, ये किस्तों वाली परफॉर्मेंस मुझे समझ नहीं आती कि आपसे लेग स्पिन नहीं हो रही, विकेट्स नहीं ले रहे, रन्स दे रहे हैं और आप साथ में जाके 20, 25, 30 बैटिंग करके ये शो कर दें, या फील्डिंग की वजह से। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, लोगों ने बड़ा रेड किया शादाब को जब वो नया आया, शुरू में की उसने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस, लेकिन मैं हमेशा बोलता था शादाब ऐसा प्लेयर है वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से टीम में सेटल हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह फील्डिंग करता है, जिस तरह कैचिंग करता है, सब कुछ करता है, उस वजह से अगर आप उसकी फील्डिंग हटा दें, शादाब इज़ नॉट वेरी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट बॉलिंग में। पीएसएल जीता हुआ कप्तान है इस वक्त आपका शादाब खान। तो पीएसएल तो सरफराज भी जीता है, सरफराज तो पीएसएल तो रिजवान भी जीता है, तो पहले जीते ना। फिर 2009 का वर्ल्ड कप यूनुस भी जीता है। फिर तो पीएसएल जीतने से क्या होता? पीएसएल का लेटेस्ट, मैंने बोला लेटेस्ट जीतने का कप्तान है। देखिए इसका मतलब पीएसएल में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी उनको डाल दो फिर पाकिस्तान टीम में। अगर आप कहते हैं ना कप्तान है तो फिर डाल दे, सबको डाल देना पाकिस्तान टीम में। लीगों में और टीम में बड़ा फर्क होता है। अगर वो लीगों में अच्छा परफॉर्म करता है, बड़े मौके मिले उसको पाकिस्तान टीम में, नहीं परफॉर्म कर चुका। मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूं ना लड़कों से कि भाई अगर आप लोग टीम से ड्रॉप होते हैं उसका कोई रीज़न होता है या नहीं होता? कोई भी आपको बिला वजह ड्रॉप नहीं करेगा टीम से। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं कोई ड्रॉप नहीं करेगा, कोई सिलेक्टर ड्रॉप नहीं करेगा। मुझे देखें शरारत करने पे मजबूर कर रहे हो। बोले नहीं, मैं कह वो कुछ और बात हो जाएगी ना। क्या आप अपने ड्रॉप होने पर शिकायत करते हैं ना आज तक? मेरे ड्रॉप होने में आप जब खेलते थे तो मेरे साथ तो हुई ना इंसाफ। मैं तो आपके साथ नाइंसाफी हुई, बाकी के साथ किसी वजह से हुई, ये तो बात गलत है। देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि आप जो मुझसे सवाल करते हैं मैं उसका जवाब भी देता हूँ ना। मैं अगर ड्रॉप होता या मेरी अगर परफॉर्मेंस नहीं थी, मैंने ज़्यादा क्रिकेट खेली होती, तब मैंने जितने पूरे मैच खेले मेरी उन पूरे मैचेस में परफॉर्मेंस थी, एंड तक परफॉर्मेंस थी। 4-5 मैच टेस्ट मैच खेले, मेरी परफॉर्मेंस थी। ऐसा नहीं था कि मैंने 25 मैच खेले हुए या 20 मैच खेले हुए, कुछ मैचेस में कप्तान की फेवर की वजह से खेल रहा हूँ या सिलेक्टर मुझे पसंद कर रहा है उस वजह से खेल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था ना। मेरी तो परफॉर्मेंस थी। ये लोग तो खेले हैं काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कर रहे। मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पसंद नापसंद। देखिए एक चीज़ मैं आज लोगों को बता दूं, लोगों को कन्फ्यूजन है इस चीज़ के ऊपर। लोग समझने की कोशिश करें, अगर कोई कप्तान, ये हर क्रिकेट में होता है, हर टीम का कप्तान करता है ये सब कुछ। जो कप्तान अगर किसी प्लेयर को सपोर्ट करता है ना,
एक तो उसका हक है, कप्तान को सपोर्ट करना हक है, चाहे दुनिया को कोई भी कप्तान है, चाहे इंग्लैंड का कप्तान होगा, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, कहीं का भी कप्तान होगा, उसको हक है कि अगर वो समझता है कि ये लड़का मेरी टीम के लिए फ़ायदा दे सकता है, मुझे फ़ायदा दे सकता है, और अगर वो ये समझता है सिलेक्टर से बात करके कि यार ये लड़का मुझे चाहिए, तो अगर वो उसको फेवर दे रहा है, महेंद्र सिंह धोनी की कितनी बड़ी मिसाल है, वो कितने लड़कों को उसने इंडियन टीम में जो है वो फेवर दी है, निकाला भी तो उसने कितने लड़कों निकाला है, सहवाग को, गंभीर को, देखें निकाला, लेकिन जिनको फेवर दिया उन्होंने परफॉर्म भी किया। सही है, अगर वो फेवर करता है कोई भी कप्तान, और अगर वो समझता है कि ये आगे चल के मेरे लिए एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो ज़रूर उसको उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम तक देखो, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, फिर आप उनको हटा के फिर दूसरों को जो है वो लेके। शादाब को अभी देखा था, वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे सकलैन मुश्ताक के साथ, जो उनके रिश्तेदार भी हैं सकलैन मुश्ताक, वो उनको लेग स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस भी करा रहे थे, तो वो ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो वो आ तो सकता है टीम में। देखिए अगर शादाब जो है वो क्रिकेट अगर उसने खेल सकता है, वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेल सकता है, अगर वो खेल सकता है। मुझे नहीं लगता वो वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट इतनी एबिलिटी उसमें है कि ये वनडे या टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि एक तो एज हो गई, उसका टाइम हो गया, काफ़ी अरसे से वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको अगर आप ये चेंज कर रहे हैं कि ये फ्लाइट के साथ बॉल कर लें, वेरिएशन लेके आ जाएं बॉलिंग में, वो उनमें चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। चलें ठीक है, नज़र नहीं आती, लेकिन उसके अलावा जो टीम के अंदर तब्दीलियों की बात हो रही है वो तो हो रही है, क्योंकि अभी सीरीज़ जो शुरू होगी 3 मुल्की सीरीज़, उसका पहला दूसरा मैच हो जाएगा उस वक्त तक जब डेडलाइन आईसीसी की करीब आएगी, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ सोच रहा है कि कर लेगा। साइम अयूब के हवाले से कुछ इतला है आपके पास? देखिए साइम का तो यही है कि अब सुनने में तो यही आ रहा है कि होगा नहीं होगा, अभी तो फिलहाल यही बातें चल रही है। इस महीने के आखिर में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि क्या वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, कितनी जल्दी उसकी जो है इंजरी है वो बेहतर हो जाएगी। अभी इस किस्म की बातें सामने नहीं आ रही हैं, अभी यही हो रहा है, हर कोई अंदाजा ही लगा रहा है खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलेगा नहीं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इतला दी है उसके मुताबिक उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है ना, उसके जो एक स्कैन हुए थे, सब कुछ हुआ था, वो आएगी इस महीने के आखिर में। इस महीने के आखिर में तो हम खड़े हैं, लेकिन आखिरी हफ्ते में आएगी। मैं आपसे यही, उसके बाद फिर उसका रिहैब तय होगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, अभी तो सिर्फ बातें हो रही है ना, जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या वो खेल सकता है, क्या वो नहीं खेल सकता, क्या जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले कुछ टाइम रह गया है उसमें वो जो है वो अपनी इंजरी बेहतर कर सकता है। चलें, ये प्रैक्टिस पाकिस्तान की टीम को दूसरा टेस्ट मैच खेलना है वेस्ट इंडीज़ से, और टेस्ट मैच शुरू होगा हफ्ते के दिन, और उसकी प्रैक्टिस करते हुए टीम नज़र आ रही है। साजिद खान आपके सामने है, मुल्तान में ये मैच हो रहा है, और सुनने में यह है कि दूसरी पिच पे होगा, इस पिच पर मैच नहीं होगा। दूसरी पिच पे? हाँ, दूसरी पिच। पंखे वंखे कवर होते हुए देखा आपने? कि नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ें हैं, लेकिन पिच शायद इस्तेमाल वो ना करें। अच्छा, पाकिस्तान के, हाँ, दूसरी पिच को इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस तो पाकिस्तान भरपूर कर रहा है। अब ये टीम में तब्दीली दूसरे टेस्ट से पहले, मतलब दूसरे टेस्ट के लिए आपके जहन में तब्दीली है कोई? देखिए मैं तो चाहता हूँ कि आप एक और फास्ट बॉलर खिलाएं। किसकी जगह? आप कोई बैट्समैन रेस्ट करवा दें, किसी बैट्समैन को, मतलब कौन सा? इब्रार को अगर आपने रेस्ट करवाना है, इब्रार को रेस्ट करवा दें, आउट किया उसने ठीक है, हाँ, लेकिन 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं आप। 2 फास्ट बॉलर के साथ वही फार्मूला के स्टार्ट करें, फास्ट बॉलर से 10-12 ओवर करें। नज़र तो आने चाहिए ना, फास्ट बॉलर नज़र तो आने चाहिए। मैं इस वजह से इब्रार को कह रहा हूँ क्योंकि नोमान के इंग्लैंड की सीरीज़ में, साजिद के इंग्लैंड की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा आउट है, वेस्ट इंडीज़ में भी इनके आउट हैं। इब्रार जो है वो इंग्लैंड की सीरीज़ में नहीं खेले, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आउट तो किए हैं। विकेट ज़्यादा होने की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये नोमान और साजिद तो खेलेंगे, लेकिन इब्रार एक ऑप्शन मुझे नज़र आता है कि अगर आपने एक और फास्ट बॉलर डालना है तो इब्रार को डाल दें। बैटिंग लाइनअप अगर आपने ये खिलानी है तो खिलाते रहें। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ऐसी पिचेस पे भी ना, हमारा एक ही वो जो है प्लान नज़र आता है, चाहे बॉलिंग पिच है चाहे बैटिंग पिच है, हम साथ साथ बैट्समैनों के साथ जाते हैं। हालांकि दूसरी टीम्स को देखें, जहां अगर प्योर बैटिंग पिचेस होती हैं वो एक आध बैट्समैन कम भी कर लेती हैं कि हम बॉलिंग का ऑप्शन जो है हम बढ़ा दें, लेकिन हम उस तरह नहीं जाते। हम घबराते हैं कि बैट्समैन जितने ज़्यादा हम जो है वो डाल सकें। तो फिर ऑप्शन तो मुझे यही नज़र आता है कि इब्रार को अगर आप रेस्ट करवा दें, एक फास्ट बॉलर आप लेके जाएं। घबराते हैं, सही घबराते हैं ना,
पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड आपको याद होगा, कब पाकिस्तान के ओपनिंग स्टैंड ने बड़ा लंबा साथ दिया हो टेस्ट मैच? मैं यही तो कह रहा हूँ ना। इससे फिर ये होता है कि फिर आप एक बॉलर आपका कम पड़ जाता है ना, आपका बॉलर एक कम पड़ जाएगा। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि टीम एक आध क्या दो चेंजेस जो भी होनी चाहिए वो क्या होंगी। अब जिस तरह टीम खेली है या जिस तरह तीनों ने स्पिनर्स ने आउट किए हैं, तो फिर आप अबरार के अलावा कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा ना। अगर मैं दो फास्ट बॉलर की बात करूं तो खुर्रम शहजाद भी, उसको भी रेस्ट नहीं करवाया जाएगा, एक फास्ट बॉलर और ऐड किया जाएगा। बैटिंग में आप किसको ड्रॉप करेंगे? आप किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे, सब खेलेंगे, वही खेलेंगे जो हैं। तो फिर ना आप हुरैरा को ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं हुरैरा को तो ड्रॉप करना कर ही नहीं सकते, ना आप कामरान गुलाम को कर सकते हैं, ना सलमान को करेंगे, ना बाबर होगा, ना शान कप्तान है, ना वो हो सकता है, ना रिजवान होगा, ना सऊद शकील होगा। कौन होगा? ड्रॉप तो कोई भी नहीं होगा, किसी को आप रेस्ट नहीं रिजवान कराएंगे। की जगह रोहेल को अगर चांस दे दिया जाए एक टेस्ट मैच में, क्योंकि अगला टेस्ट मैच 8 महीने के बाद है। नहीं तो दे दें, कोई बुरी बात तो नहीं है अगर आप रिजवान की जगह उसको खिला दें। आपने अगर उसको लेके आए हैं टीम में तो इसीलिए लाए हैं ना कि यार इसको हम ट्राई करें, हम इसको खिलाएं। कुछ नहीं होगा अगर रोहेल 100 भी कर जाता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। रिजवान की जगह कहीं नहीं जाती, वो उसने बहुत परफॉर्म किया हुआ भाई, उधर तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे लोग देखें, इनसिक्योरिटी हमारे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो ऐसे ख़त्म हो जाता ना सब कुछ। क्यों नहीं लड़के रेस्ट करना चाहते? इसीलिए तो रेस्ट नहीं करना चाहते कि यार हम एक दफ़ा रेस्ट कर लिया, अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अभी जिस तरह मैं इमाम की बात कर रहा था, अब इमाम का लगे आप ओडीआई का रिकॉर्ड देखें, उसको ओडीआई का रिकॉर्ड बुरा नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता था कि इमाम को ये मैसेज देता था कि बहुत अरसा हो गया खेलते हुए, 900 हो गए और 20-50 है, थोड़ा सा गेम अपना बदलो, तेज़ करो, स्ट्राइक रेट तेज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत टाइम से खेलो। लेकिन क्या हुआ, एकदम से लेफ्ट हैंडेड आया, उसकी जगह साइम अयूब, आपने एकदम से उसको साइड पे कर दिया। साइम आ गया, आपने इमाम को साइड पे कर दिया, या और लेफ्ट हैंडेड को साइड पे कर दिया। तो इनसिक्योरिटी तो लड़कों में है। पाकिस्तान की हम स्क्वाड पे बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होनी चाहिए। बड़ी मुस्तनद आवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कोई 45-50 साल का इनका तजुर्बा है और हम इनसे सीखते हैं। माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम आसिफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया और सलूट मार रहे हैं भाई तनवीर अहमद को। वालेकुम सलाम। सलूट करें तनवीर अहमद को, माजिद भट्टी साहब ने कहा। सलूट कर रही है माजिद भाई। तो आप ही सवाल करें पहला फिर। नहीं आप करें। माजिद चल साहब, मैं कर दूं क्या? आप ही करें। अच्छा माजिद भाई, चले इन्होंने मुझे होस्ट बना दी है, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ पहला। अच्छा माजिद भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मैंने अभी सोशल मीडिया में भी सुन रहा हूँ, या हमारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में भी, एक दो न्यूज़पेपर में भी शान मसूद की जो है वो बात की गई है कि शायद इनको जो है वो टीम में लाया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेस नहीं है तो फिर हमारे लोग उन लोगों की क्यों बात करते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि इमाम की ज़्यादा बात कर लें या किसी और प्लेयर की ज़्यादा बात कर लें? हालांकि शान के 9 मैचेस में सिर्फ 18 की एवरेज है, उसके बावजूद भी इन लोगों को डिस्कस क्या आप समझते करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज ये खबर दी है, मुझे पीसीबी के एक बहुत जिम्मेदार ने बताया कि अगर साइम अयूब फिट ना हो सके चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो जो नाम कंसीडर हो रहा है इमाम उल हक के साथ, वो शान मसूद का है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी फॉर्म में नहीं है। लेकिन वही बात है जो आप कह रहे हैं कि दुल्हन वही जो अमन भाई, यहाँ अगर शान मसूद को वाकई प्लान में रखना था तो उनको थोड़ा सा जो कुछ मैचेस थे उसमें एकदम से बड़े टूर्नामेंट में उतारना, उसके साथ ही नाइंसाफी, उससे ऑलरेडी इतना प्रेशर बिल्ड हो गया है, तो मजीद प्रेशर बिल्ड करके। लेकिन मेरे ख्याल में अब सर्किट में इस वक्त हम देखें तो उवैस आजम, इसके अलावा तो जो हमारे पास यही ऑप्शन है। लेकिन अब हमने बहुत ज्यादा साइम अयूब पर उनको में रखा हुआ है, वहीं उनका रिहैब हो रहा है। मेरे ख्याल में बजाय ठंडे मौसम के वो पाकिस्तान में आए, कराची में रहें, यहीं पे रिहैब करें। देखिए अब जो हड्डी टूट गई वो तो वक्त के साथ ही ठीक होगी। दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप लंदन में रहें और आपकी हड्डी ठीक हो जाए और आप एकदम से ग्राउंड में उतर जाए। मेरे ख्याल में अगर जल्दबाजी से लिया जाए तो वो नौजवान है और पाकिस्तान का बड़ा मसरूफ क्रिकेट सीजन है। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता जल्दी में हम उनको लाने के चक्कर में हम को लंदन से
अच्छा अच्छा, माजिद भाई आपकी आवाज़ ज़रा सी डिस्टर्ब हो रही है, तो दोबारा आपको कॉल करते हैं, ताकि आपसे एक सवाल और मैंने करना है, तो आप भी मसरूफ़ हैं इस वक्त, तो आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। विल कॉल यू बैक। थोड़ी सी आवाज़ में, लेकिन उन्होंने वो बात तो उन्होंने कर दी ना कि शान मसूद का उनको कहीं से पता चला था। भट्टी साहब की भी आज के अखबार में स्टोरी है। देखिए वो तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि उनको भी कहीं से पता चला, लेकिन मेरा कहने का मतलब जिनसे पता चला वो फिर क्यों ऐसे जिक्र कर रहे हैं? वो ऐसे प्लेयरों का जिक्र मत करें जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। वो डिसार्ड होते हैं वो लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं या टीम में वापस आने की जो है वो कोशिश करते हैं। एक माजिद भाई ने जो अभी बात बोली थी ना कि इंग्लैंड में है, उनको पाकिस्तान में अभी वो आ गए ना लाइन में। लाइन माजिद में भाई आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। साइम अयूब के बारे में खबर क्या है अब, वो कब, क्योंकि हमें बताया गया था कि उनकी रिपोर्ट्स इस महीने के आखिर में आएंगी, उसके बाद फिर उनका रिहैब तय होगा, उस वक्त तक वो इंग्लैंड में रहेंगे। तो अभी कुछ आपके पास अंदर की कोई बात है कि उनकी रिपोर्ट्स हैं किस नौयत की? देखें, प्लास्टर जब चढ़ा था केप टाउन टेस्ट के दौरान, तो उस वक्त तो आसिफ कहा गया था कि 6 हफ्ते के लिए ये प्लास्टर चढ़ा है और 6 हफ्ते बाद जब प्लास्टर कटेगा उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो देखकर फिर उनका रिहैब स्टार्ट किया जाएगा। जाहिर है नौजवान है 22-23 साल के, तो मेरे ख्याल में उनकी हड्डी जल्दी से हील अप होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जाहिर अल्लाह ताला का भी सिस्टम है ना, एक चीज जब डैमेज हो गई उसको ठीक होने में टाइम तो चाहिए। अब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है, उससे पहले ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के लिए मेरे ख्याल में 2-3 दिन में अब इन्होंने टीम अनाउंस कर दी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के लिए वही टीम ये मैदान में उतारेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी। तो अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। लेकिन मैं शाहिद खान आफरीदी का कुछ दिन पहले बयान कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी जो टाइम से बात हुई है तो मेरा नहीं ख्याल से शाहिद ने कहा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। तो अल्लाह करे तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, लेकिन उनका मुतबादिल क्या होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला होगा। अच्छा, शाहिद अफरीदी का आपने नाम लिया, आखिरी चलते चलते आपसे बात करूंगा। अजहर अली का आज बयान छपा हुआ है कि उसने कहा कि बाबर आजम शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है। तो आप क्या कहते हैं इस बात पे? देखें, हर एक का अपना तजिया है, हर एक की अपनी राय है। मेरे ख्याल में हालिया दिनों में अगर हम कहते हैं तो वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं। लेकिन माजी में तो आप देखें कि इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, यूनुस खान, जावेद मियादाद, बेतहाशा पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स रहे। लेकिन ये कह देना, लेकिन एरा की बात करें तो इस करंट एरा में मेरे ख्याल में जो सबसे पॉपुलर क्रिकेटर हैं। लेकिन मैं अक्सर तनवीर अहमद को भी सुनता रहता हूँ। तनवीर अहमद बोलते हैं बाबर आजम के लिए, मैं भी बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जितना उनका टैलेंट है और जितनी उनसे तवक्को है उतनी उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है नहीं। बड़ा प्लेयर अगर जावेद मियादाद, इंजमाम या यूनुस खान की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाए या मैचेस बचवाए। लेकिन ये हमें चीज नजर नहीं आ रही बाबर आजम के केस में। तो बाबर आजम को थोड़ा सा बजाय 50 के 100 करें, 150 करें और जो भी करें वो पाकिस्तान को मैच जितवाएं। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको मुखातिब करके कुछ कहा है माजिद भट्टी साहब? नहीं, वो बाबर आजम के बारे में उन्होंने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आपने वक्त दिया, आप अपनी दफ्तरी मसरूफियात आपने बालाए ताक रखी थी हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात तो मेरे रन डाउन का हिस्सा है कि अजहर अली ने जो बात की उस पर हम करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा मैं इसी टेस्ट मैच से एक बड़ी अच्छी खबर आपको देता हूँ। 148 साल का टेस्ट मैच का रिकॉर्ड टूटा हुआ। बाबर आजम की उन्होंने बात की थी, वो कर लेंगे ना, वो कर लेंगे। मेरा नाम लेके उन्होंने बात की थी। नहीं, उसको मैं जवाब दे देता हूँ ना। देखें, बात ये है कि बिल्कुल सही बात है कि अगर पाकिस्तान में वो ऐसा प्लेयर है इस टाइम आजकल के दौर में कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, सबसे ज़्यादा रन्स उसने किए हुए, तो इसमें तो कोई दो राय थोड़ी है। अगर मैं बाबर को सपोर्ट भी करता हूँ वो इसी वजह से करता हूँ कि प्लेयर अच्छा है। लेकिन ये भी तो बाबर को फिर सोचना ना कि अगर मुझे लोग इतना बैक करते हैं तो फिर मेरा काम भी है रन्स करना, मेरा काम भी है मैचेस जितवाना। तो फिर अगर हम दूसरे प्लेयरों की बात करते हैं तो फिर ऐसा ना होना कि हम बोलेंगे जी वही फिर सुपरस्टार थे, आप तो है ही नहीं कहीं से भी। तो फिर ये नहीं होना चाहिए। अगर आप टॉप के प्लेयर हैं तो फिर आपको रन्स भी उसी तरीके से करने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंस आपकी हो कि लोग बोले नहीं यार, टीम अगर हारी है तो बाबर टॉप क्लास का प्लेयर है, बाबर ने बहुत कोशिश की जितवाने की, दूसरों ने साथ नहीं दिया, या बाबर ने बहुत रन्स कर दिए, इसके साथ कोई होता हम जीत जाते, या आपके पास ऐसा कभी मौका मिलता आप ठक करके मैच जितवा देते। इस किस्म की
आपको बैटिंग करनी चाहिए कि लोग आपके ऊपर बात ना करें कि यार इतना नाम है लेकिन करता कुछ नहीं है। ये मेरा कहने का अच्छा चले, वो टॉपिक मेरा कुछ और था, लेकिन वो मैं आगे कर देता हूँ। अभी टॉपिक उस पर हम बात करेंगे, 148 साल के बाद जो रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन अज़हर अली कि जो आज बाबर के बारे में कहा, उसने कहा कि शाहिद अफरीदी सबसे बड़ा स्टार है इस वक्त पाकिस्तान का। करंट अजहर अली से ये पूछें कि उसने और दूसरे नंबर पे बात करंट की बात की, ओवरऑल करंट की बात की, तो करंट की बात की। करंट तो फिर बाबर ही है ना, और कौन है? मतलब शाहिद अफरीदी नंबर 1, बाबर नंबर 2। नहीं, शाहिद अफरीदी क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हो, तो बाबर आजम खेल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का करंट स्टार कौन है? चलें आपकी नज़र में कौन है, शाहिद अफरीदी या बाबर आजम, देखिए या यूनुस खान या जावेद मियादाद? देखिए क्रिकेट जाहिर सी बात है, मैं आप जावेद भाई वगैरह को क्यों बीच चलें में जावेद भाई को माइनस कर देता जो हूं। करंट मैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। 10 साल देखिए शाहिद अफरीदी ने जो क्रिकेट खेली, उस क्रिकेट के हिसाब से उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी है। लेकिन अगर हम उससे क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट जो स्टिल खेल रहे हैं बाबर आजम, उससे ज़्यादा वो तो नहीं है ना, वो तो हमें नज़र भी आता है ना। लेकिन ये है कि शाहिद अफरीदी कहीं भी जाते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो है ना अभी भी। अगर तो उसने ओवरऑल की बात नहीं की, नहीं ओवरऑल की बात नहीं की, उसने कहा ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के बाद सबसे मकबूल खिलाड़ी का नाम बताया। हाँ, वो अभी भी शाहिद अफरीदी को नंबर 1 रखता है। मकबूल तरीन खिलाड़ी उनके ख्याल में शाहिद अफरीदी हैं, सेकंड नंबर पे बाबर आजम है इस वक्त। नहीं तो उसने, क्योंकि दुनिया भर में बाबर आजम को भी पहचाना जाता है और शाहिद अफरीदी को ऑफकोर्स दुनिया भर में। शोएब अख्तर भी फिर इस लिस्ट में आते हैं ना। शोएब अख्तर कैसे बाहर जा सकता है? करंट प्लेयर जो शाहिद अफरीदी के इरा के हैं, मतलब वसीम अकरम तक मैं नहीं जा रहा, वसीम अकरम के बाद अगर बात करें पिछले 10 साल के खिलाड़ी अगर देखें, शोएब अख्तर भी तो आता है ना यार। किसी से कभी कभी ये पूछे ना कि ओवरऑल कौन आपका स्टार है, कौन पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार कौन है, ये कभी किसी से पूछ लें। नहीं ओवरऑल तो दुनिया भर में अगर शामिल कर लें, सिर्फ पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन मैं उतना पीछे में नहीं जा रहा ना। पिछले 10 साल के आप, क्योंकि शाहिद अफरीदी का इससे नाम लिया ना, शाहिद अफरीदी बाबर आजम, मैं कह रहा हूँ शोएब अख्तर क्यों नहीं भाई? शोएब अख्तर इज़ अ बिगर स्टार। नहीं, शोएब अख्तर भी स्टार तो है, इसमें कोई शक थोड़ी कोई है। शक की बात इसमें कोई शक नहीं है, शोएब अख्तर भी स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें शोएब अख्तर भी शामिल करना चाहिए था। अगर अजहर की मर्जी अलग, आप अपनी मर्जी, देखिए हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो ना। आप शोएब अख्तर को शामिल कर लेना यार, मेरे कहने पे कर लें। कर ले, चलें आपके कहने पे कर लेते हैं, मेरी अपनी मर्जी भी मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, तीन तो है। नहीं, शोएब अख्तर स्टार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 3 बड़े स्टार पाकिस्तान के, शोएब अख्तर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है अभी भी, शाहिद अफरीदी जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, बाबर आजम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए अजहर अली ने शाहिद अफरीदी का नाम लिया, मैंने और आपने शोएब अख्तर को भी बीच में डाला कि नहीं यार वो स्टार है। लेकिन जो अजहर अली ने बाबर आजम का नाम डाला ना, तो बहुत से लोग अजहर अली से नाराज़ हो जाएंगे, यार बाबर आजम कैसे स्टार नज़र आता है। लेकिन बाबर आजम के हवाले से उसने एक और लेकिन अगर आप फ्यूचर का स्टार कहते हैं ना, वो मेरी लिख लें, साइम अयूब। साइम अयूब इज़ अ फ्यूचर स्टार ऑफ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया का फ्यूचर स्टार होगा। लेकिन अजहर अली ने एक और बात भी की थी, वो मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आकर आपके सामने रखता हूँ। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। अजहर अली की बात हो रही थी। अजहर अली ने बयान ये दिया है कि बाबर आजम शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े स्टार हैं। लेकिन उसने ये भी कहा कि बाबर आजम को एज बैट्समैन तो कोई उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन उसने बतौर कप्तान टीम डेवलप नहीं की, टीम में खिलाड़ी वो नहीं ला सका ना। यार मतलब यानी मुझे नहीं समझ आती, क्या उसकी कप्तानी में खुशदिल शाह नहीं खेले, डोमेस्टिक का सबसे अच्छा प्लेयर? क्या आसिफ अली नहीं खेले, डोमेस्टिक का सबसे अच्छा प्लेयर? क्या हसन अली नहीं खेले, परफॉर्म किया हुआ था उसने? क्या वसीम जूनियर आपका एक स्टार कहता है, स्टार बोलूँ क्या बोलूँ मैं, ऑलराउंडर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, क्या वो नहीं खेले? क्या शादाब उसकी कप्तानी में नहीं खेले? खेला है ना शादाब, हसन अली तो पहले खेले 2017 में। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वो खेलते हुए आए हैं ना। उसके बाद सरफराज के बाद फिर वो शकील खेला, सरफराज के बाद फिर ये बाबर कप्तानी करता रहा ना। क्या ये जो है वो सब नहीं खेले? शाहीन अफरीदी नहीं खेले,
क्या हारिस रऊफ नहीं खेले? ठीक है, सभी तो खेले हैं। बैटिंग में क्या फ़खर जमान उसके साथ नहीं खेलता रहा, रिजवान क्या उसके साथ नहीं खेलता रहा? ये जिन प्लेयर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, अगर बीच में मिस कर गया क्या, वो उसामा मीर नहीं खेलता रहा, तो काफ़ी प्लेयर्स खेलते रहे हैं। तो अगर ये सबसे अच्छे प्लेयर वो खिलाता रहा है, इफ्तिखार अहमद, तो अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या इसमें बाबर आजम का कसूर है? आज मैं जिन प्लेयरों का नाम ले रहा हूँ ना, जिन प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ, और जो बाबर की कप्तानी के खिलाफ हैं, जो कहते हैं टीम नहीं बना सके, जो भी है, ये मेरे साथ यहाँ बैठे टीवी पे आके लाइव बैठे, और इन जो 6-8 लड़कों के मैंने नाम बोले ना, वो मुझे एक दफ़ा कह दे लाइव बैठ के कि ये प्लेयर ही अच्छे नहीं थे, बाबर आजम ने जिनको खिलाया है ये प्लेयर ही अच्छे नहीं थे। एक दफ़ा कह दे यार, उसने जिन, वो एक चीज़ बता दूं आपको, उसकी कप्तानी में जो प्लेयर्स खेले हैं ना, आजकल के प्लेयर्स भी उनसे अच्छे नहीं हैं। उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली, जितना परफॉर्म डोमेस्टिक डिफरेंट लीग हर जगह पे की है, और एक दफ़ा कम बैक नहीं किया, 6-6 दफ़ा इन लोगों ने कम बैक किए, हैदर अली को भी खिलाया। तो बात यह है कि वो प्लेयर अच्छे थे, लेकिन वो फ़हीम अशरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑलराउंडर वो भी था, तो जब वो डिलीवर नहीं किया तो उसमें क्या कसूर है? हाँ चलो ये मैं मानता हूँ एक हद तक लोगों की बात। आप कहते हैं ना कि जी कप्तानी उसने सही नहीं की, ओवर गलत टाइम पे दे दिया, फलाना ये कर दिया, खुद थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए था, ये चीज़ें, चलो इस हद तक तो मैं चलो मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि उसने टीम नहीं बनाई, सारे अच्छे स्पिनर, सारे अच्छे बैट्समैन, सारे मिडल ऑर्डर के सारे बॉलर्स तो उसने खिला दिए, रह के गया था पीछे। तो फिर तो उस वक्त के सिलेक्टर्स को भी आप तारीफ करेंगे ना। मोहम्मद वसीम उस वक्त सिलेक्टर थे, ज़्यादातर अरसे मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन में ये सारे लड़के आए नए। सऊद शकील उसमें शामिल है, आगा सलमान उसमें शामिल है, जाहिद महमूद शामिल है, नुमान शामिल है, साजिद खान शामिल है। तो ये तो मोहम्मद वसीम का भी क्रेडिट बनता है। नहीं, ये तो सवाल आप उनसे पूछे ना, जो कहते हैं कि सिर्फ बाबर आजम ने टीम खराब। चलें ठीक है, अब आप उनसे सवाल पूछे ना। ठीक है, मैं तो कहता हूं सब ने मिलकर खराब की है। अगर बाबर गलतियां कर रहा था तो सिलेक्टर का, ये कल बात आप काफी दफा कर चुका हूं, बात कर चुके हैं, कोई ऐसी बात काफी दफा कर चुका हूं, काफी दफा कर चुके हैं, कोई नई बात। अब नई बात क्या हुई? 12 साल के बाद विराट कोहली, भारत के साबिक कप्तान, रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। 30 जनवरी को मैच खेलेंगे वो दिल्ली की टीम से, और रेलवे के खिलाफ शायद मैच है रणजी ट्रॉफी का। तो विराट कोहली आ गए डोमेस्टिक क्रिकेट में, रोहित शर्मा भी आ गए, ऋषभ पंत भी आ गए, और भी लड़के आ गए। ये हुआ क्या है अचानक इन सबको धक्का देकर डोमेस्टिक में भेज दिया? देखिए, मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आई थिंक अजीत अकरगर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनके सिलेक्टर हैं, वो सिलेक्टर हैं। उन्होंने शायद बात भी की थी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, और बीसीसीआई आई थिंक वो कह रहा है कि अब जो भी लड़के फ्री होंगे वो खेलेंगे। यार इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स ये सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, बहुत परफॉर्मेंस दे दी, अब इस लेवल पे क्यों जाएं। थोड़ा सा ना उनके दिमाग को भी पढ़ने की कोशिश करें। जब आप इतने बड़े स्टार बन जाते हैं ना, या इतने बड़े प्लेयर बन जाते हैं, तब आप जाके खेलते हैं। ये सिर्फ अभी इनकी बात ना करें, हमारे पाकिस्तान के भी कितने बड़े बड़े स्टार थे भाई, जब उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती थी तब वो कमबैक करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वरना वो भी आराम से पाकिस्तान में घूमते रहते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी तो वो नहीं खेलते थे। कभी कभी मैं देखता था कि हमारे बड़े प्लेयर जितने भी हैं वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से एक आध मैच खेल लिए, अपनी फिटनेस के लिए खेल लिए, ये हमने बहुत देखा है। तो उसके बाद क्या पूरा सीजन तो नहीं खेलते थे, पाकिस्तान में फारिग बैठे रहते थे। जब आप इतने ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो प्लेयर समझता कि यार मैं यहाँ पे अपनी फिटनेस ख़राब करूँगा, अनफिट ना हो जाऊँ, अभी मुझे ज़रूरत है अपनी कंट्री की, मेरी फॉर्म अच्छी है या नहीं है, मैं नहीं खेलना चाहता। बड़ा फर्क पड़ता है। कोहली असल में T20 अब नहीं खेलते ना, वर्ल्ड कप के बाद वो T20 से अलग हो गए। T20 सीरीज भी उनकी शुरू हो गई इंग्लैंड के साथ, वो फ्री है तो वो खेल रहा है। देखिए विराट कोहली का, जैसे पाकिस्तान में यूनुस खान थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट यूनुस से नहीं छोड़ी। बिल्कुल, क्लब क्रिकेट भी मैंने उनको देखा है खेलते, मोइन खान, राशिद लतीफ, ये सब खेलते थे। बिल्कुल। देखें कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, अब जिस विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं, विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट इस वजह से भी मुझे लगता है खेलने की कोशिश वो कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं मेरी फॉर्म वापस आए। क्योंकि अब जाहिर बात है आहिस्ता जो वाइट बॉल क्रिकेट होती है ना, उससे आप रिटायरमेंट देने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें अब जितने ज़्यादा मैं
जो है वो रन्स कर सकूं, उसमें जितनी ज़्यादा सेंचुरी कर सकूं, क्योंकि उतना फास्ट गेम तो नहीं है ना जितना वाइट बॉल क्रिकेट को हो गया। तो वो फिर आप जितना आपकी एज बढ़ती रहती है आप फिर टेस्ट क्रिकेट की तरफ ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो रीज़न भी ये है। फिर उसके बाद जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं आउट होने की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कोशिश ये करें कि अब मुझे नहीं पता कि मैच की पिच किस किस्म की होगी, फ्लैट पिच होगी या थोड़ा सा घास होगा या क्या होगा। कलकत्ता में मैच है, ठीक है ना। कोशिश ये करें कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस भी करते हैं तो घास वाली पिच के ऊपर करें, और ऐसे बॉलर पे प्रैक्टिस करें जो स्पेशल अच्छा बॉल करता हो, नया बॉल, जो बहुत क्वालिटी बॉलर हो डोमेस्टिक क्रिकेट का, नया बॉल पे जो बहुत अच्छी बॉलिंग। कोहली को मशवरा दे रहे हैं, कोहली को मशवरा दे रहा हूँ, नए बॉल पे जो बहुत अच्छी बॉलिंग करने वाला है, जिसकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी, और आप ये समझते हैं मतलब अपनी मर्जी से वो बॉलर लगाएगा कि ये बॉलर से बॉलिंग कराओ। मतलब अब मैं आपको समझा नहीं सकता इस बात को। मैंने आपसे क्या बोला, आप पूरी बात सुन लें। मैंने बोला कि सिलेक्टर्स से बात करें, और पूरी बात आप सुनते नहीं है ना, बीच में आप आ जाते हैं। सिलेक्टर से बात करें कि जो डोमेस्टिक का अगर कोई अच्छा बॉलर है गेंद करने वाला, जो नहीं खेल रहा डोमेस्टिक या फ्री है, उसको थोड़ी सी बॉलिंग मेरे सामने कराएं, क्योंकि उसकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी होगी और वो जिस जगह पे आउट होता है वो उसी जगह पे उसको बॉल करेगा। अब एक और मैच चल रहा है ना, इंग्लैंड की टीम खेल रही है इंडिया से। इंडिया में उसमें विराट कोहली नहीं है, लेकिन इंडियन जो इंग्लिश कैप्टन है जॉश बटलर, उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉयकॉट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। ये खबर इंग्लैंड से ही आई थी। इंग्लैंड के बहुत सारे जर्नलिस्ट या बहुत सारे पॉलिटिशियन का एक ग्रुप है पूरा जो इस खिलाफ है कि इंग्लिश टीम ना खेले अफगानिस्तान से। तो जॉर्ज बटलर ने कहा है कि अफगानिस्तान का बॉयकॉट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप इस पे बात क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि वो ख़वातीन के खेलों को इतना फ़रोग नहीं देता अफगानिस्तान। तो ये रीज़न है कि वो कहते हैं ख़वातीन को के गेम्स को फ़रोग नहीं दे रहा, तो ICC भी इनके खिलाफ एक्शन ले। और उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश जो पॉलिटिशियन है इंग्लैंड में, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड को नहीं खेलना चाहिए। मुझे तो नहीं समझ आती इस पर क्या मतलब, ये रीज़न तो कोई है ही, लगता ही नहीं मुझे। आप अपनी क्रिकेट खेलें यार, जो खेलनी है वो जो करते रहे, जो बोलते रहे, आप जो मतलब करते रहे। आप क्रिकेट को इन चीज़ों के बीच में क्यों लेके आते हैं? आपकी जो मैचेस हैं आप अपने जाएं, अपने मैचेस खेलें जाएं। ये जो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को ना लाएं, जाहिर सी बात है यार, लेकिन ये तो एक ह्यूमन राइट्स की बात है। नहीं, मेरी बात सुने। देखिए, आपकी गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी अपने लोगों के लिए, कुछ तीसरा बंदा तो आके नहीं उनको कह सकता ना यार ये आपने फैसले चेंज करो, क्या कर रहे हो। वो तो गवर्नमेंट समझेगी ना क्या सही है क्या गलत है। वहीं के लोग, वहीं की गवर्नमेंट, वहीं की आवाम जो है वो उनसे बोलेगी ना कि भाई ये चीज़ें सही है, ये गलत है। लेकिन कोई तीसरा बंदा आगे कह रहा है कि ये, वो तो मुझे नहीं समझ आती। और इंग्लैंड की ये आदत है, मैं कम इस तरह तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम या कोई भी इसको गवर्नमेंट को, इंग्लैंड गवर्नमेंट को कह दे कि नहीं जी ये चीज़ें तो आप सही नहीं कर रहे, तो कैसे अजीब से लगेंगे ना। इंग्लैंड की टीम ने इससे पहले 2003 का वर्ल्ड कप था, उसमें जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया था कि हमारे हुकूमती मामलात, रॉबर्ट मुगाबे जो जिम्बाब्वे के उस वक्त के सदर थे, उनसे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये क्या तरीका है यार। नासिर हुसैन कप्तान थे, उस वक्त नहीं गया था, अपना पॉइंट फॉरफीट किया था वर्ल्ड कप का नहीं। तो फिर जब अगर इंग्लैंड नहीं गया था तो उसको सपोर्ट किसने की? इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने। तो फिर गवर्नमेंट गलत है ना। गवर्नमेंट क्यों आती है बीच में? स्पोर्ट्स में क्यों आती है मुझे समझ नहीं आती। नहीं आना चाहिए स्पोर्ट्स। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी पैगाम दे दो यार एक। नहीं, मैं जिनको पैगाम देना चाहता हूँ मैं दे देता हूँ, जिनको नहीं देना चाहता नहीं देना चाहता। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, ICC को कम से कम होना तो चाहिए था, लेकिन खैर ठीक है, इसको इशू नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास एक सेगमेंट भी है, इशू ऑफ द डे। लेट्स गो टू इशू ऑफ द डे। वेलकम बैक टू इशू ऑफ द डे। हमारा सेगमेंट है इशू ऑफ द डे में हम बात करते हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं आज भी, लेकिन सबसे अहम जो बात मैं करते करते बीच में मैं किसी और तरफ चला गया था। 148 साल रिकॉर्ड बना है टेस्ट मैच का कि जो आपकी इनिंग के जो आखिरी 3 बैट्समैन हैं वही टॉप स्कोरर रहे। वो उनके टॉप स्कोरर में अगर आप देखें, मोती हैं, उन्होंने 19 रन बनाए, 10वें नंबर पर आए। उसके अलावा वॉरिगन आए, टॉप स्कोरर रहे, इनिंग के 31 रन उन्होंने बनाए। और सील्स जो तीसरे फास्ट बॉलर और 11वें नंबर के प्लेयर हैं, उन्होंने 22 रन बनाए। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इनिंग के टॉप स्कोरर आखिरी 3 बल्लेबाजों में से होंगे। और इसके अलावा तारीख में ऐसा तीसरी मरतबा हुआ है जब इनिंग के 2 टॉप स्कोरर आखिरी 2 बल्लेबाजों। तो वेस्ट इंडीज़ ने एक ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड बनाया। टेस्ट मैच में 127 रन से शिकस्त तो हो गई, लेकिन एक रिकॉर्ड अच्छा बना दिया, बॉलर्स टॉप स्कोरर। तो फिर एक और रिकॉर्ड बना ले, नीचे से स्टार्ट कर दें ओपनिंग।
भाई वो तो दोनों टीम्स का एक नीचे ही से हाल स्टार्ट करते हैं बैटिंग अपनी, ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि जाहिर पता है नीचे के 3 प्लेयरों ने अगर सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं तो फिर वो समझते होंगे ना इन पिचेस पे वही चल सकते हैं, तो फिर खिला दे उनको। मैं एक सवाल आपसे ये था कि लोगों को क्या हुआ, पाकिस्तान का इंडिया का शर्ट पे लगाना आईसीसी ने कह दिया ना, हो गया ना, आईसीसी ने कह दिया कि बस करो भाई, ऐसी खबरें नहीं है, हमने जो दे दिया वही होगा। और आई थिंक बीसीसीआई ने भी कह दिया कि नहीं जी ये तो लगेगा, अब इस पे ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं, वो बोगस खबर थी ना, वही कल जो छपी थी वो बोगस खबर थी। सबने उड़ाई, सबने उसको शोज किए, प्रोग्राम्स किए लेकिन बोगस खबर थी वो, तो उस तरफ अब तो नहीं सोशल आता। देखिए सोशल मीडिया में तो अब वैसी वो यूट्यूब की वजह से ज़रा नोट शोट बनाने के लिए ख़बरें चला देते हैं कि हमारे पैसे पूसे बन जाएं, व्यूज़ हमारे बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना वो व्यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, वो कहते हैं यार व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो। यूट्यूब की बात की तो यूट्यूब वालों की वजह से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है। नेशनल स्टेडियम की हालत इस वक्त क्या है, मैं कोई 2 रोज़ पहले वहाँ गया था, वहाँ से आपके लिए रिपोर्ट की है, लेट्स सी। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर अब भी जारी है, लेकिन ये तामीर शुरू हुई थी हमें जो अभी बताया गया है अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर से पहले अगस्त के महीने में यहाँ पर स्टैंड गिराने का काम शुरू हुआ था और अक्टूबर से अब तक इसकी तामीर जो आप देख भी रहे हैं फुटेज में, वो 95% मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ के मैनेजर अरशद खान साहब ने ये बताया। उसके अलावा चौहान साहब जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं पीसीबी की जानिब से, उन्होंने ये कहा है कि 25 जनवरी तक ये तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी, यहाँ पर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी ऑन द सेफ साइड जो डेडलाइन अब दी है वो है 31 जनवरी। उनका कहना यह है कि 31 जनवरी तक तमाम काम हो जाएगा। अब काम हुआ कितना है, जो बेसिक सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी लाइंस बिछा दी गई हैं, सीवरेज की, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछा दी गई हैं। अब उन पर फिनिशिंग का काम बाकी है। फिनिशिंग का काम में ग्लास भी लग चुके हैं कुछ फ्लोर्स पर, तो लेकिन अभी फिनिशिंग का काम बाकी है। ये जो स्टैंड मेरे पीछे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टैंड के पीछे 2 रास्ते हैं आने के, और वो लोग आएंगे वहाँ से जो जिन्होंने टिकट्स लिए हैं, वीआईपी टिकट जिनको कहते हैं या चेयरमैन बॉक्स से टिकट्स कहते हैं, वो लोग की एंट्री वहाँ से होगी। और टीम्स की एंट्री भी पहले की बरखिलाफ, पहले उनकी सामने से एंट्री होती थी, अब वो गेट नंबर 10 से आएंगे जो कि राइट साइड पर है, और वो रास्ता आ रहा है सिविक सेंटर से, और वहाँ पर गेट है लेफ़्ट साइड पर सिविक सेंटर से आते हुए, तो वहाँ से एंट्री होगी। तो टीम्स की एंट्री सेपरेट है, पब्लिक की एंट्री सेपरेट है। और बहुत खूबसूरत 2 स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं। जो ड्रेसिंग रूम पीछे आप मेरे देख रहे हैं जो बनेंगे, उनके 2 तरफ 2 स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं जिनमें पब्लिक बैठेगी और वहाँ से प्लेयर्स को आते जाते देख सकेगी। अब ये जो कसीरुल मंजिला इमारत है 5 मंजिला, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर बनेंगे एंटी करप्शन यूनिट के ऑफिसेस और एंटी डोपिंग के ऑफिसेस। उसके बाद का जो फर्स्ट फ्लोर है जो कि तकरीबन कंप्लीट है, 95% वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, वो हैं ड्रेसिंग रूम्स ऑफ बोथ टीम्स। उसमें ड्रेसिंग रूम्स के अलावा डाइनिंग हॉल्स भी हैं, चेंज रूम भी हैं और बड़े कुशादा हैं ये पहले की बनिस्बत। उसके ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं वो हैं वीआईपी बॉक्सेस। वो 2 फ्लोर पर बैठेंगे जो मेहमान होंगे चेयरमैन बॉक्स, चेयरमैन साहब के या किसी के भी जो डिग्निटरीज हैं वो आकर दूसरे 2 फ्लोर से बैठेंगी। और उसके बाद जो टॉप फ्लोर है वो यूज़ में आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर बनाने के लिए। तो इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम अब नहीं बचा यहाँ पर कुछ, सिर्फ 5% काम अब रह गया है, जिसको कंप्लीट करने में चंद दिन का वक्त ही लगेगा। उसके अलावा आप ये टावर्स देख रहे हैं, टावर्स पर लाइट्स उतार दी गई हैं और नई लाइट नस्ब की जा रही हैं, और लाइट्स भी यहाँ पर हमने नीचे देखा है कि लाइट्स आ चुकी हैं। उसके बाद स्टैंड आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं थी पहले, यहाँ पर कंक्रीट के स्टेप से इन सबको कुर्सियों से फिल किया जा रहा है। और 2 स्क्रीन्स भी लगेंगी। एक स्क्रीन आप दोनों डायगोनल अगर आप देखें तो स्क्रीन लगेंगी, एक है ये वसीम अकरम इंक्लोजर, यहाँ पर स्क्रीन लगेगी, और उसके अलावा बिल्कुल वसीम अकरम इंक्लोजर के सामने आप देखेंगे तो स्क्रीन आपको नज़र आएगी। दोनों स्क्रीन इतनी हैं कि वो पब्लिक का व्यू ब्लॉक नहीं करेंगी। और उसके अलावा आखिरी बात कि यहाँ पर अतराफ़ में नए जंगले भी नस्ब कर दिए गए हैं, और ये पहले की बनिस्बत काफ़ी विजन ब्लॉक नहीं करते। तो ये इसका पहला फेज़ है जो मुकम्मल हो जाएगा 30 जनवरी तक। उसके बाद आफ्टर द PSL दूसरा फेज़ शुरू होगा इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का, जिसमें पूरा स्टेडियम ओवरहॉल होगा। पूरा स्टेडियम में
रेनोवेशन का काम होगा। तो ये है नेशनल बैंक स्टेडियम का हाल, आपने देखा, और मैं आपके पास फिर आता रहूँगा अगले कुछ दिन के बाद, यहाँ से दोबारा आपको रिपोर्ट करूँगा। बिल्डिंग नेशनल स्टेडियम की आपने देखी, तकरीबन काम तैयार है, 5% काम रह गया है हमें बताया गया, और 30 जनवरी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। यूट्यूबर्स, जो मैंने आपसे कहा था ना शुरू में, यूट्यूब पर अगर आप जाके नेशनल स्टेडियम की सूरत-हाल देखेंगे, वो बिल्कुल बरखिलाफ़ है हकीकत के। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे मीडिया को बुलाया था, कराची के, लाहौर के लाहौर में गए होंगे, पिंडी वाले पिंडी गए होंगे, तो पीसीबी ने ये टूर अरेंज किया था और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी। नहीं तो इतने यूट्यूबर चले क्यों गए थे स्टेडियम्स के अंदर? कराची के स्टेडियम में नहीं गए, कराची के स्टेडियम में तो एक को मैंने देखा, लाहौर के स्टेडियम में गए? लाहौर और पिंडी स्टेडियम में, लाहौर के स्टेडियम में। मतलब क्रिकेट बोर्ड खुश भी नहीं है इन चीज़ों के ऊपर? खुश नहीं होना भी चाहिए, नहीं, क्योंकि तो आपकी ये मिल्कियत तो आपकी है ना, आप कैसे वहाँ चले फिर वही मेरे बातों के इजाज़त के बगैर? मेरे बातों के मैं जो सवालात करता हूँ, ये चीज़ें पूछता हूँ, कोई जवाब तो देता ही नहीं है, ना कोई दे सकता है। मैं जब कमर्शियल करने एक टीवी का गया था, तो मैंने वहाँ पे कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो मुझे फ़ौरन वहाँ पे रोक दिया गया था कि इजाज़त नहीं है, आपको सिर्फ कमर्शियल करने की इजाज़त है, और एक साइड पे चले जाए, बीच में इधर उधर करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। तो जब आप ग्राउंड बना रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, तो यूट्यूबर जितने भी अंदर गए, किसी ने नेगेटिव अगर बात की या कुछ भी किया, या सही बातें की, गलत की, जो भी की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा था? कैसे अंदर चला गया वो यूट्यूबर? कैसे चला गया अंदर? ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आप लोग अगर बाद में सोचते हैं कि जी यूट्यूबर ने वीडियोस बनाई, गलत बातें की, इंडिया तक गई, दुनिया में गई, ये सब गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, मेरी समझ से बाहर है। भाई, आप ये जब चीज़ें बनाने देते हैं ना, उसके बाद आप वीडियो में बेशक ये कह दें कि 5% काम रह गया, 25% रह गया, ख़त्म हो गया, उस वीडियो को देख के, चीज़ों को देख के दुनिया अंदाज़ा लगा लेती है कि कितना काम रह गया, कितना नहीं। आप लोग खुद इजाज़त देते हो, फिर आप लोग कहते हैं कि जी ये गलत हुआ। ठीक है, तनवीर का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पैगाम है, हमारे लिए आपके आने वाले पैगाम बहुत अहमियत का हामिल होते हैं। हैव यू से इज़ अ सेगमेंट जिसमें आपके प्यार भरे पैगाम हम शामिल करते हैं। हैव यू से इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, मैं ये कहूँगा, क्योंकि उसमें हम आपकी आवाज़ शामिल करते हैं। तो आज आपके पैगामात में क्या आपने सवालात किए हैं, क्या आपने ख्यालात पेश किए हैं, सुनिए। हमारे डोमेस्टिक में कुछ दिन पहले सिली पॉइंट आपके शो में अब्दुल्ला अकरम न्याजी ने कहा था हमारे डोमेस्टिक में 1300 मैचेस हो रहे हैं, तो हमारे सिलेक्टर या कोचेस इन चीज़ों पर काम क्यों नहीं करे? हमें जिस चीज़ों की कमी है, पिछले 5-6 सालों में हमारे पास ऐसा कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक जैसा हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? हमारे डोमेस्टिक में कई ऐसे ऑलराउंडर है, जैसे अमान बैट हो गए, आमिर यामीन, और भी बहुत अच्छे से ऑलराउंडर है, हम उनको काम क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड देना चाहता हूँ। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब, इमाम अल हक, कामरान गुलाम, उस्मान खान, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, शदाब खान, सुफियान मुकीम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन। पीसीबी को मैं ये कहना चाहूँगा कि चैम्पियन ट्रॉफी स्क्वाड में फ़खर जमान और शादाब खान को ज़रूर खिलाएं, और दूसरा सैम अयूब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से सेहतयाब करें और वो चैम्पियन ट्रॉफी खेलें। मेरा सवाल तनवीर अहमद से है कि क्या सैम अयूब की जगह शान मसूद और स्पिन में साजिद खान को डाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं? तो सवाल आपके लिए बिल्कुल आखिर में था, साइम अयूब की जगह शान मसूद या साजिद खान तो खैर बॉलर है, वो तो नहीं आएगा, लेकिन शान मसूद, उसका जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन उसने जवाब सवाल किया है साइम अयूब की जगह इमाम उल हक को होना चाहिए। इमाम उल हक को होना चाहिए। उसके अलावा उसने सवाल किया था एक लड़के ने कि ऑलराउंडर रज़ाक जैसे, अज़हर महमूद जैसे ऑलराउंडर नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक से, कभी बनाने की कोशिश की है तो आए ना। चलें, वो भी हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ख़राब की जाती हैं जानबूझ के मतलब यानी और अच्छे प्लेयर्स ना आ जाएं, ये चलती रही। ये तो बात हो गई, लेकिन आपके प्यार भरे पैगामात का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आप अपना पैगामात का सिलसिला इस तरह से जोड़ेंगे कि ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप पैगामात भेजिए, मैं आपके पैगामात का जवाब भी दूंगा, उसको हम शामिल भी करेंगे। आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया।
सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ है जी, तनवीर अहमद साहब फर्स्ट क्लास के ग्राउंड पे नज़र आए और नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पर ये आए थे, जहाँ पर मैच था SNGPL वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये है तनवीर अहमद, ये मुझे किसी ने फ़ोटो भेजा है। यार ये तो मुझे पता है किसने भेजी है, आपके पक्के दोस्त ने ये तस्वीर भेजी है और वो भी ग्राउंड में थे, उन्होंने खींची है। और मैंने बोला था अब आपने आसिफ भाई को भेज देनी है, उन्होंने बोला भेज देनी है। ये इनके लिए मैं पहली दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं बीच में कहीं ना कहीं कभी मुझे मौका आपके साथ बीच में कभी कभार मुझे सुने ना, बीच में कभी कभार मुझे मौका मिलता था, मैं ज़रूर जाता था। ये नहीं है कि मैं कोई 25 साल के बाद ग्राउंड गया हूँ, मैं बीच में जाता रहता था। ये तो आपने मुझे अच्छा, आपने क्या देखा? तो ठीक है, वो बात तो तय हो गई, वो अब ये बात होगी नहीं इस प्लेटफॉर्म से कि आप फर्स्ट क्लास पे नहीं जाते, वो ख़त्म हो गई बात। लेकिन आप गए वहाँ पे, हारिस रऊफ को बॉलिंग करते आपने देखा, आप तो वो कैसा लगा हारिस रऊफ का वापस आना, 2-3 साल बाद वापस आया? देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात करूँगा। हारिस रऊफ मुझे तब मज़ा आता जब वो पूरा सीज़न खेलता, तब मज़ा आता वाकई वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ रहे हैं वापस, शायद वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ उनका ध्यान है। अगर एक मैच अगर खेलना है और कुछ एक्स क्रिकेटर उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जी बड़ी खुशी की बात है कि जी एक मैच खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर वो एक मैच खेलेगा तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए आ रहा है। बाकी जो हालात थे, वो जिस तरह की मैं क्रिकेट कोई 10-11 साल पहले छोड़ के गया था, उसी किस्म की क्रिकेट नज़र आ रही है। कोई क्वालिटी प्लेयर्स, कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलो ठीक है, क्वालिटी होगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ग्राउंड्स मुख्तस किए थे फर्स्ट क्लास के लिए, उसमें से एक ग्राउंड तो वैसे ही हट गया है, जो ओवल ग्राउंड है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का, तो वहाँ पे काम वाम चल रहा है। बाकी नेशनल स्टेडियम में काम आपके सामने है। तो हालात की तंगी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ये मुश्किल हो रही है। बाकी और भी मसाइल हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। तनवीर साहब का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।